नमस्कार द अर्थ न्यूज देखने में मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मध्य पूर्व में जारी ईरान अमेरिका इजराइल तनाव अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, तेल कारोबार और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला बड़ा संकट बन चुका है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने खुलकर इस जंग का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध बिना जनता की सहमति के शुरू हुआ और इसकी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। हजारों लोगों की मौत, अमेरिकी सैनिकों की जान, महंगाई और बढ़ती अस्थिरता अब दुनिया के सामने बड़ा सवाल बन गई है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सीजफायर और परमाणु समझौते की चर्चाओं ने तेल बाजार में हलचल मचा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर धमकियां, अमेरिकी प्रतिबंध, इजरायली सैन्य कार्रवाई और ईरान की जवाबी चेतावनियों ने पूरे पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। क्या यह संघर्ष अब खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है या फिर कोई बड़ा सैन्य टकराव बाकी है? क्या ट्रंप प्रशासन दबाव की राजनीति कर रहा है और क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक बदलाव की तरफ बढ़ रही है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे इस पूरे संकट की हर बड़ी परत। तो क्या अमेरिका और ईरान सीजफायर में लंबे समय तक टिक पाएंगे? हॉर्मुज स्ट्रेट संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है और क्या ट्रंप प्रशासन दबाव की कूटनीति अपना रही है? क्या ईरान वास्तव में परमाणु समझौते के करीब पहुंच चुका है? इसराइल की आक्रामक रणनीति क्षेत्रीय अस्थिरता कितनी बढ़ा रही है? क्या संघर्ष में चीन और रूस की भूमिका बढ़ सकती है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका की रणनीति स्थिति कितनी मजबूत है? क्या तेल कीमतों में गिरावट स्थायी मानी जा सकती है? संयुक्त राष्ट्र इस संकट में कितना प्रभावी साबित हुआ है? क्या यह युद्ध वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है? हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर सैन्य हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं? ईरान की मिसाइल क्षमता अमेरिका इजराइल के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है? क्या अमेरिकी एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित माने जा सकते हैं? इजराइल की एयर डिफेंस रणनीति कितनी प्रभावी साबित हुई है? क्या क्षेत्रीय युद्ध का खतरा अभी भी बना हुआ है? अमेरिकी सैन्य दबाव से ईरान कितना प्रभावित हो रहा है और क्या IRGC की जवाबी कार्रवाई आगे और तेज हो सकती है? मध्य पूर्व में ड्रोन युद्ध कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है? क्या सीजफायर के बावजूद सैन्य टकराव जारी रह सकता है? इस संघर्ष से भारत की सामरिक चिंताएं कितनी बढ़ेंगी आने वाले समय के अंदर? कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूयॉर्क मेयर ममतानी ने ईरान युद्ध का खुलकर विरोध किया है। ममतानी बोले, युद्ध की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। 3 महीने से जारी संघर्ष पर ममतानी ने गंभीर सवाल उठाए। ममतानी बोले, इस युद्ध के लिए जनता ने वोट नहीं किया। युद्ध में हजारों नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी जिक्र किया ममतानी ने। ममतानी बोले, सैनिक अब अपने परिवारों के पास कभी नहीं लौटेंगे। युद्ध का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। पेट्रोल और खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जाती हैं। मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास परिवारों पर दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में ममतानी ने कांग्रेस की मंजूरी बिना युद्ध शुरू होने का आरोप भी लगाया। विदेश नीति पर ट्रंप प्रशासन घिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने ओमान को हॉर्मुज टोल पर चेतावनी दी है। अमेरिका बोला, टोल सिस्टम का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा है। ईरान बोला, दुश्मन को हॉर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका ने ईरानी पर्शियन गल्फ अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगाए। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $92 प्रति बैरल पहुंची हैं। व्हाइट हाउस बोला, बातचीत में अभी अंतिम सहमति बाकी है।
इसराइल ने दक्षिणी गाजा में सैन्य अभियान और तेज होता दिखा है। मध्यपूर्व संकट में पूरी दुनिया की चिंता बढ़ाई है। न्यूयॉर्क मेयर ममतानी ने ईरान युद्ध का खुलकर विरोध किया। तीन महीने से जारी संघर्ष है। ममतानी बोले, इस युद्ध के लिए जनता ने वोट नहीं किया था। युद्ध में हजारों सैनिकों की मृत्यु हुई है। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी जिक्र किया गया। तीन महीने से जारी संघर्ष, युद्ध का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। आईआरजीसी ने अमेरिकी एयरबेस पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका बोला, परमाणु कार्यक्रम खत्म करो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। व्हाइट हाउस ने ईरान से बड़ी रियायतें मिलने का दावा किया। अमेरिका ईरान समझौते की उम्मीद से तेल कीमतें गिरी। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी फर्क पड़ा। पूरे सप्ताह तेल बाजार में 10% गिरावट दर्ज हुई। अमेरिका ईरान 60 दिन सीजफायर समझौते की तरफ। व्हाइट हाउस बोला, बातचीत में अभी अंतिम सहमति बाकी है। चलिए रुक करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, और उनसे भी हम इन बातों को समझेंगे। रुक करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है आवाज। सर, किस तरह देख रहे हैं आप आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव जो है वो हो सकते हैं, और क्या कुछ जो चेतावनियां दी जा रही हैं एक दूसरे को, तो क्या लगता है कि स्थायी हल की तरफ बढ़ रहा है ये पूरा? अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका में जिस तरह से ट्रम्प के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, उससे उनको मजबूर होकर कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। अभी जो ताज़ा खबर है उसके हिसाब से तो जो सीज फायर का एक एमओयू तैयार हुआ है, उस पर बकौल मार्को रूबो ये कह दिया गया है कि ट्रम्प उसके लिए एग्री कर गए हैं। उन्होंने 60 दिन का और समय एक्सटेंड किया है। उसमें 5 खास चीजें रखी हैं। पहली चीज तो ये कि जो जलदमरू मध्य हार्मोस का, उसको खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि ओमान और ईरान के बीच में समझौता हुआ था, दोनों आपस में मिल बांट कर टोल टैक्स वसूल करना चाहते थे, लेकिन अब कंडीशन ये सुनी जा रही है कि वो फ्री ट्रेड रहेगा। दूसरी कंडीशन ये है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके इंस्पेक्टर्स वहां जाएंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे कि वो न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईरान इसके लिए सहमत हो गया है। तीसरा ये भी है, अमेरिका की कंडीशन कि जो हुतीज हैं और आपके हिजबुल्लाह है, ये अमेरिकन बेसिस पर
अटैक नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति हो गई है। और अमेरिका ने इस बात के लिए भी गुंजाइश दे दी है कि वो जो बैरिकेड लगाया है उसको ढीला कर देगा, और अमेरिका उतना ईरान को तेल बेचने की अनुमति देगा जिससे कि उसकी जनसंख्या को जो दैनिक आपूर्ति की चीजें हैं वो पहुंच जाएं। तो ये जो प्रस्ताव आया है इसके लिए कहा गया है कि ट्रंप सहमत हो गए। अगर ये बात सही है तो निश्चित रूप से आशा की किरण बनती है, पर 60 दिन के ही समय क्यों दिया, स्थायी क्यों नहीं दिया? इससे ये मतलब लगता है कि अभी ना ट्रंप चाहता, ना रशिया चाहता कि इस तरह का युद्ध बंदी जल्दी हो जाए, क्योंकि युद्ध जब तक चलता रहेगा तेल बहुत महंगा बिकता रहेगा। रूस जो तेल $45 पर बैरल बेच रहा था, अब वो $107 पर बैरल बड़े आराम से बेच रहा है। उसकी बड़ी इनकम हो रही है, उसकी भी इनकम हो रही है, अमेरिका की भी हो रही है। अमेरिका के सोशल मीडिया का अगर सच्चाई भी मानी जाए तो जो वहाँ का आपका जितना भी मार्कोस को उठाने के बाद वहाँ पर जितना तेल है वो ट्रंप के दामाद की कंपनी उसको बेच रही है, वेनेजुएला के तेल को। और अभी मार्को रूबियो ने तो क्लियर कट कहा था, मार्कोस को उठाया था उन्होंने, मार्को रूबियो ने अभी क्लियर कट कहा था कि भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना भी तेल खरीदना हो, गैस खरीदना हो, हमसे खरीद लें। हमसे खरीद लें माने वो ट्रंप के दामाद की कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। अब अगर वो खरीदते हैं तो जैसा कि अमेरिका के सोशल मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने इन दिनों में 2 महीने के भीतर भीतर 9.7 बिलियन का मुनाफा कमाया है। कैसे कमाया है? कह दिया कि युद्ध होगा, नहीं होगा, समझौता होगा, उसने टेक दिए घुटने, एक्सटेंशन दे दिया, शेयर मार्केट गिर जाता है, फिर शेयर मार्केट वो खरीद लेते हैं और फिर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस तरह के जो एक ट्रक चल रही है, मेल प्रैक्टिस चल रही है, उससे वहाँ के डेमोक्रेट्स का भी कहना है, कुछ रिपब्लिकन्स का भी कहना है कि इन्होंने बड़ा भारी मुनाफा कमा लिया। इस सबसे ये पता लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये बड़े देशों का एक नाटकबाजी हो रही है। दूसरे छोटे देशों को एक तरह से उनका खून चूसने का प्रयास चल रहा है। महंगाई की मार दुनिया पर चल रही है और अधिक समय नहीं झेल पाएगी ये, क्योंकि ये निश्चित मानिएगा आज अमेरिका में ट्रंप के विरुद्ध, उनकी पॉलिसीज के विरुद्ध आवाज उठने लगी है, क्योंकि ट्रंप ने जो कुछ भी हमला किया था उसके लिए कांग्रेस से परमिशन नहीं थी। और निकट भविष्य में इसका कुछ ना कुछ निराकरण जरूर होगा। सर हम ये चीज समझें फिर कि ये जिस तरीके से चल रहा है ये अब अमेरिका ईरान इजराइल वॉर नहीं रह के अब ये एक ट्रेड वॉर जो है उसमें तब्दील हो चुकी है, जिससे कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था जो है हर एक देश की जो चरमरा रही है। देखिए, अरब देशों की व्यवस्था ही नहीं चरमरा रही है, पूरी दुनिया के उन देशों की व्यवस्था चरमरा रही है जो कि आपस में विश्वास के साथ, देश बंधुत्व के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं। लेकिन जो मेल प्रैक्टिस हो रही है, एक तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है, दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, छोटे देशों का एक तरह से खून चूसने का प्रयास किया जा रहा है। ये पुरानी उपनिवेशवाद की नीति का पुनर्जन्म हो गया है। अन्यथा नाटो के देशों से, जिसका कि अमेरिका एक सदस्य है, ग्रीनलैंड हड़पने की क्यों कोशिश की थी? क्यूबा पर अभी तीखी नजरें क्यों गड़ रही हैं? इधर आप देखिए कोलंबिया को प्रैक्टिकली इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। नाइजीरिया पर भी उनका कहना है यहाँ क्रिश्चियन सुरक्षित नहीं है। अरे क्रिश्चियंस की इतनी चिंता है तो बांग्लादेश में आपने हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं करी? अब उन्होंने बांग्लादेश को भी दबाकर, एक तरह से दबाकर फोर्सफुली एमओयू कर लिया। क्या कर लिया कि बांग्लादेश के 4 एयरपोर्ट, जितने भी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, उनका उपयोग अमेरिकन आर्मी कभी भी कैसे भी कर सकती है। मैंने उन्होंने अपना यहाँ बेस बना लिया। क्यों बना लिया? को उनको समझ में आ रहा है कि भारत जो है उनके कब्जे में नहीं आ रहा है, तो भारत को डराने के लिए उन्होंने अपना बेस यहाँ बना लिया। ऐसा कुछ लोगों का विचार है। कितना सत्य क्या सत्य नहीं है आगे आने वाले समय में पता लग जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी जो है एक तरह से इनके अड्डे बन चुके हैं और वहाँ जो है भारत विरोधी नीतियां काम कर रही हैं। और हमारे यहाँ के देश के भी कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो इनसे
मिले जुले हैं। अन्यथा ये कहते कि साल भर के अंदर अंदर जो है ये सरकार गिर जाएगी। उनको चिंता देश के हित की नहीं है, विकास की नहीं है, उनको सरकार को गिराने की चिंता है। और ये जो कुछ चेंजेस हो रहे हैं ये राष्ट्र के लिए अच्छे नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है देशवासी इसको अच्छी तरह समझते हैं और इसका हमको पूरी आस्था विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारे वर्तमान जो विदेश नीति है वो सक्षम है, बहुत उत्तम है। उसने बहुत पहले से ये अंदेशा भाप लिया था और यही कारण है कि यूएई से, सऊदी अरब से हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं, हम तेल को वहां से ला नहीं रहे हैं, वही भंडारण करा रहे हैं, उसका एडवांस दे दिया है हमने। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भारत के लोग सुरक्षित हैं। पर साथ में ये देखना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंजबाजी चल रही है इसको किस तरह से झेला जाए। और उसके लिए इस समय हमारे अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, मॉस्को में बैठे हुए हैं। वो भी वहां पर महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे हैं जिससे कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए किसी तरह का संकट ना आए और जो संकट आने की संभावना है उसको हम सहजता से सुलझा सकें। साहिल जी। सर, क्या अमेरिका अभी भी चाहता है कि ईरान पर अटैक करे? क्या कुछ अभी भी हासिल करना चाहता है ईरान से वो? क्या कुछ जगह है ऐसी जो उसने चिन्हित करके रखी होंगी जिन पे वो अटैक करेगा अगर ईरान जो है पूरे तरीके से मानने को तैयार नहीं होता है? देखिए साहिल जी, जरा इतिहास देखिएगा। सद्दाम हुसैन को मारने का क्या कारण था? सद्दाम हुसैन पर झूठा आरोप लगाया। क्या लगाया? कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। निकले क्या? नहीं निकले। बर्बाद कर दिया। इराक इतना आगे बढ़ रहा था किस लिए? वहां के तेल को हड़पने के लिए। अब जो है यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह पता है 2075 के बाद दुनिया से तेल पूरा खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? तब किसकी मोनोपोली रहेगी? और वो मोनोपोली बरकरार करने के लिए अभी मौजूदा जहां तेल और रेयर अर्थ एलिमेंट है उन पर अपना कब्जा कर लो जिससे सुप्रीमेसी बनी रहे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ईरान की जनता मरे, भूखे मरे, इससे उनको लेना देना नहीं है। अभी 3,000 मरे हैं, 10,000 मर जाए, गाजा में 75,000 के करीब मर चुके हैं, अभी भी रोज मर रहे हैं। उससे उनको कोई लेना देना नहीं पड़ता। ये पुरानी उपनिवेशवाद की नीति है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ईरान के तेल पर उनकी गहरी नजर है। और एन कैन प्रिकेरो, उनको ये यकीन था कि वो जिस तरह से मादुरो को उठाने के बाद वेनेजुएला ने सरेंडर कर दिया, उसी तरह से अली खुमनाई के मरने के बाद ये ईरान जो है घुटनों पे आ जाएगा। तो घुटनों पे नहीं आया, उसने रिटेलिएट किया। उससे इनको थोड़ा मुंह की खाना पड़ी। लेकिन आज की स्थिति है, अमेरिका चाहे मिसाइल छोड़ दे, चाहे बमबारी कर दे, ईरान के जमीन पर उसकी जबान नहीं उतर सकते। ये बात अमेरिका को समझ में आ चुकी है। यही एक कारण है कि वो बीच का रास्ता निकालकर एक एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढकर और किसी न किसी बहाने से वहां से निकल कर आना चाहता है। लेकिन उनकी जो कुदृष्टि है वहां के तेल पर है, ये आज नहीं कल, 2 महीने बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा करते रहेंगे जब तक ट्रंप जिंदा है, जब तक ट्रंप गद्दी पर मौजूद है। सॉरी सर, साहिल जी। सर, ये जो बाकी देश हैं, जैसे हम अगर रूस और चाइना की बात करते हैं, तो इनकी भूमिका अब आपको किस तरह की नजर आती है? देखिए, चाइना की भूमिका तो बड़ी साफ सुथरी है। चाइना की भूमिका ये है कि अपना व्यापार सब जगह फैलाओ और उसके लिए उसको कितने भी हथकंडे अपनाने पड़े। एक जमाना था कि जो इटली के नीचे सिसिली आइलैंड है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का बहुत बड़ा अड्डा था। वो ड्रग माफिया था। वो क्या करता था? ड्रग सप्लाई करता था। हथियार माफिया था। हथियार लोगों को बेचता था। हथियार किनको बेचता? आतंकवादियों को। वहां से अफीम लेता था और उस अफीम से वो कोकीन वगैरह बनाकर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में भेजता था। तो वो एक तरह का रैकेट था। अब ये नए पॉलिटिकल रैकेट बन गया है। पॉलिटिकल रैकेट में चाहता है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी खेपें बिकती रहे और बेच रहा है।
निश्चित रूप से बेच रहा है। और वो अमेरिका में तो यह हाल था आज से 5 साल पहले कि वहां पर आप किसी भी दुकान पर जाइए, सामान उठा लाइए और साल भर बाद उसका 0% इंटरेस्ट के साथ पैसा दीजिए। ये उसने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे पूरा अमेरिका का मार्केट कैप्चर हो गया था। अब जो है इस बीच में उसने काफी प्रगति कर ली है, हथियार के क्षेत्र में भी कर ली है, स्पेस के क्षेत्र में भी कर ली है, साइंस के क्षेत्र में कर ली है। देखिए हमारे देश में इस समय यूरिया का बड़ा संकट आने वाला है, फसल की हमको उर्वरक की आवश्यकता है। अब चूंकि खाड़ी के देशों से उर्वरक आना अपना बंद हो गया है, तो उसने चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कोयले से यूरिया बनाने की नई टेक्निक डेवलप कर ली है। तो निश्चित रूप से आवश्यकता आविष्कार की चल रही है और वो काफी एडवांस होता चला जा रहा है, लेकिन वो किसी युद्ध में सीधे नहीं उतर सकता है निश्चित रूप से। क्यों कि युद्ध से विनाश ही होगा, युद्ध से विकास नहीं हो सकता। विनाश और विकास दो विपरीत चीजें हैं, और ये जिसके समझ में आ गया है उसको अपने उसके ट्रेड का, उसकी जनता की भलाई की उसको चिंता होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, जैसा कि हमारे देश में है। और रहा सवाल रूस का, रूस की हालत इस समय बड़ी डामाडोल है। डामाडोल इसलिए है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बंदिशों के कारण काफी पिछड़ा हुआ हो गया है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में बहुत हैवी मशीनरी जो जिसकी होती है साइंस की, एडवांस और डिफेंस की, उसके मामले में आज भी वो अमेरिका से बराबर की टक्कर पर है और अमेरिका पिछड़ता जा रहा है। तो शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है, यही इसके एक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन पहले तो शीत युद्ध होता था, आजकल जो है ये छद्म युद्ध जो हो रहे हैं इन देशों के बीच में, क्यों ये खुद तो नहीं लड़ रहे, दूसरे देशों को लड़ा रहे हैं। और यही एक कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जियो पॉलिटिक्स में एक तरह से इकोनॉमिक सुनामी आई हुई है, और इससे निपटने के लिए हर देश को अपना अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। इन बड़े देशों पर निर्भरता बंद करना पड़ेगी, डॉलर की जो मोनोपोली थी उसको रोकना पड़ेगा। आज की तारीख डॉलर इतना सुप्रीमेसी पर था, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे देशों ने मिलकर आपस में फ्री ट्रेड का जो एक एग्रीमेंट चालू किया है, वो इसका जवाब हो सकता है, जिसमें भारत अग्रणी है। शोएब जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए सर। काफी अहम बातें आपने रखी हैं। देखते हैं अब आने वाले समय के अंदर क्या और रुख होता है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। मध्य पूर्व का यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंच चुका है। एक तरफ युद्ध विराम और बातचीत की उम्मीद दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ लगातार सैन्य बयानबाजी तनाव को और बढ़ा रही है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति बंदूकों पर भारी पड़ेगी या फिर हालात किसी बड़े युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शांति की कोशिशें सफल होंगी या मध्य पूर्व फिर नई आग में जल उठेगा। द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।